नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज की मथुरा से। आज 6 दिसंबर है और मथुरा में तनाव है। हिंदू महासभा ने विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया है। इस वजह से पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। मथुरा जिले में धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। पुलिस ने आज एक शख्स को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिया गया शख्स शाही ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पुलिस ने पकड़ लिया। एक बार बता दिया जा रहा है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए, अनावश्यक रूप से भीड़ मत लगाइए। धारा 144 लागू है जिसका नियम कहता है कि 5 व्यक्ति खड़े नहीं होंगे अनावश्यक रूप से। आप लोगों के खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बार बार न कहा जाए, जो जा रहा है वो अपने लोगों को समझाएगा भी, घर परिवार के लोगों को। क्यों भाई? एक बार बता दिया जा रहा है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए, अनावश्यक रूप से भीड़ मत लगाइए। धारा 144 लागू है। जिला प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा कहाँ जाना चाहते हो आप? एक मिनट बताए क्या करना चाहते हैं? हम लड्डू गोपाल पे अपना अभिषेक करना चाहते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करने अयोध्या, प्रयागराज और सोनो पवित्र जल लेके आए। हम बोलो ना अपनी बात यार। अनुमति को योगी जी फूल बरसा रहे हैं और योगी जी फूल बरसा रहे हैं। भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज। योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो आप? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल लाए हो? हम प्रयागराज, अयोध्या और सोनो वहाँ से। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट हम लोगों ने इंटरसेप्ट किए हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ डाली गई है और हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उन पोस्ट डालने वालों पे FIR रजिस्टर की जा रही है और जो भी इस तरह के भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। अभी लगभग 8 से ज़्यादा लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को अभी एप्रीहेंड करके पूछताछ की जा रही है। पूरी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है और जैसा मैंने बताया है 144 लगी है। किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। तो आज 6 दिसंबर है और आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, 6 दिसंबर के दिन अयोध्या से अब मौजूदगी मथुरा में तनाव की स्थिति। उस शख्स को हमने सुना जो कह रहा था योगी जी फूल बरसा रहे हैं और ये लोग हमें उठा के ले जा रहे हैं। अब कैसे देखा जाए, वहां क्या तस्वीरें हैं, कितना तनाव है, क्योंकि ये तारीख जो है ये तो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है और उसी इतिहास की वजह से जब इस तारीख को और खासकर मथुरा, काशी, अयोध्या ऐसी जगहों पर ऐसी कोई संभावना दिखाई पड़ती है, कोई बयान आता है तो ये माना जाता है कि देखिए इससे तनाव बढ़ सकता है। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी खासकर मथुरा जिला प्रशासन पुलिस की कि जैसे ही एक बयान आया कि हम जाएंगे और चालीसा करेंगे, हनुमान चालीसा, वो भी इस शाही ईदगाह पर जो ठीक मेरे पीछे है और इसी के ठीक पीछे जो है कृष्ण जन्मभूमि वो मंदिर भी है। तो ये जो कि पूरा प्रांगण लगभग एक ही घेरे में है और इसीलिए जब ये बात आई सामने कि ये कुछ तत्व हैं, कुछ संगठन के लोग हैं जो वहां जाएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो पहले उन्हें एहतियात के तौर पर यह कहा गया है। देखिए अभी शायद नमाज का भी वक्त है, कई सारे लोग जो मुस्लिम समाज के हैं वो आए हैं बाहर और कुछ अपनी बात कहना चाहते, जरा सुनते हैं। इधर आओ, इधर कहाँ गए? कई सारे लोग जाना चाहते थे हनुमान चालीसा 6 दिसंबर को लेकर के यहाँ जो कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जो हर साल 92 से लेकर के और आज तक जो हर साल इस तरह की जो एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मथुरा अमन चैन की नगरी है। मथुरा का हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे मेल मिलाप से रहते हैं। व्यापारी वर्ग एक दूसरे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस तरह का कोई स्थिति नहीं है। अब वो इस तरह का आह्वान करते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन इस आह्वान का असर कहीं दिखाई नहीं देता। आप देख लीजिए, पूरा ट्रैफिक भी चल रहा है, बाजार भी लोग आ जा रहे हैं
और कहीं स्थानीय स्तर पर कोई तनाव की स्थिति नहीं है। ये ईदगाह कमेटी के जो लोग आए थे, आपने इनकी बातें सुनी शुभांकर। अब उसके बाद ये पुलिस भी यही कह रही थी कि एक जो इलाका, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जो आप बंदोबस्त देख पा रहे हैं, ये सिर्फ मस्जिद और जो मंदिर का इलाका है, जो प्रांगण है, यानी 500 मीटर की पेरीफेरी, उसको आप पूरी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है, यानी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब आप शहर का दूसरा हिस्सा देखते हैं, स्कूल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, प्रतिष्ठान, मकान, सब कुछ चल रहा है, शहर अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसलिए चूंकि तारीख संवेदनशील थी और जो कुछ था, अगर ऐसी कोई घटना होती तो मामला बढ़ सकता था, तूल पकड़ सकता था। इसीलिए रात को ही एहतियातन गिरफ्तारियां कर ली गई थी, हिरासत में लोग लिए गए थे, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। किसी भी तत्व को इस इलाके में आने की अनुमति नहीं। हम हैं, पुलिस यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ बेहद शांत है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि प्रशासन ने यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर रखा है ताकि माहौल ना बिगड़े। लेकिन ये तारीख जो है अपने आप में इतिहास समेटे हुए, और उस इतिहास को बार बार हर साल आप देखने भी पाते हैं जब ऐसे बयान सामने आते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में सरे बाजार महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदू महिला के कत्ल का आरोप जो है वो मुस्लिम शख्स पर लगा है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हैवानियत की हद को पार करते हुए महिला के हाथ पैर नाक काट दिए। आरोपी शकील ने महिला पर कई वार किए। महिला बाजार में तड़पती रही, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुख्य आरोपी शकील समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने बेटी की शादी में आरोपी शकील से कुछ पैसे उधार लिए थे। शकील पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने अपील की है कि मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। उधर विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि यह मामला जिहाद का है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि मामले को बीजेपी विधानसभा में भी उठाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद जी। उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना बहुत निर्मम तरीके से जो हत्या हुई है, क्या ये पूरा मामला है, कब ये घटना घटी, जरा तफसील से बताएं। देखिए, पीरपैंती थाना अंतर्गत 3 तारीख को करीब 3:30 बजे यह घटना घटी। यह महिला जो है पीरपैंती बाजार से अपने घर लौट रही थी और रास्ते में जो है शकील मियां नाम के व्यक्ति ने इन पर वार किया और कई बार इनके शरीर पर कई जख्म के निशान मिले हैं, 10-12 जख्म के निशान मिले हैं और इलाज के क्रम में इन्हें अस्पताल ले जाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। आखिर वजह क्या थी सर कि आखिर शकील मियां ने क्यों इस महिला की हत्या की और खासकर जिस तरीके से हत्या की गई है? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान से बातें उजागर हुई हैं वह है कि इनके बीच कुछ लेन देन का डिस्प्यूट था और इसको लेकर के महिला पैसा नहीं लौटा पा रही थी और इसी क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आपको सर, जिस तरीके से हत्या की गई है, जाहिर सी बात है कोई मर्डर वेपन जो होगा, किस तरीके का, क्या चाकू का इस्तेमाल किया गया है, कुल्हाड़ी का, क्योंकि बहुत सारे इस घटना में एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है शकील मियां के बासा से, जहाँ पे कि अपना माल मवेशी वगैरह लोग रखते हैं और उसी कुल्हाड़ी से हत्या उन पर महिला पर वार करने की बात बताई जाती है, जिसके निशान मिले हैं और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है जो पीओ और सारे मर्डर वेपन वगैरह का जांच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, उनसे बात करते हैं। विजय सिन्हा जी, आप उस गांव पे भी गए थे, उस परिवार से भी मिले हैं जिनकी ये महिला की जिसकी मृत्यु हुई है, जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हत्याएं तो लगातार हर जिले के अंदर हो रही है, लेकिन ये हत्या नहीं है, ये आतंकवादियों का, जिहादियों का एक ऐसा विभत्स चेहरा उभरा है कि खुल करके सरेआम महिलाओं के साथ अपने मनसा में सफल नहीं होने पर बाजार से लौटते हुए एक खटाल अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खटाल बना करके गुंडों की एक जमात बैठाती है और 7 पंचायत के महिलाएं बच्ची उधर से गुजरती है, उसके साथ इसका छेड़छाड़, बदमाशी, डर से लोग थाना में रिपोर्ट तक नहीं करता है। कुछ घटनाएं तो एक केस का भी मामला आया है कि गाय को काट करके ये लोग बैठ करके खा गया और उसका केस भी थाने के अंदर किया गया है। इन जिहादियों को, इस तरह के आतताइयों को सरकार ने कहीं न कहीं इसके प्रशासन तुष्टीकरण की राजनीति में बचाने का खुलकर खेल खेल रहा है। अब आते हैं बड़ी राजनीतिक खबर की तरफ। बीजेपी का एक्शन नेक्स्ट इलेक्शन। जी हां, गुजरात में चुनाव खत्म हुआ और नतीजे से पहले बीजेपी अगले चुनावी मिशन में जुट गई।
कल दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी का अगला चुनावी मिशन है क्या। तो ग्राफिक्स हमारे पास आ गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का मिशन जो है वो बीजेपी लगाना चाहती है और इसलिए शुरुआत कर दी गई है। 2014-2019 में बंपर जीत हुई थी और उसके बाद 2024 में भी जीत की कोशिश बीजेपी कर रही है। मौजूदा स्थिति बीजेपी तैयार है, विपक्ष में बिखराव वाली स्थिति है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उधर 2023 में विधानसभा चुनाव जो है, त्रिपुरा में फरवरी में चुनाव है, 2018 में त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी सरकार, और कर्नाटक की बात की जाए तो वहां भी मई में चुनाव है और बीजेपी वहां पर पहले से ही सत्ता में मौजूद है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नवंबर में चुनाव है, बीजेपी की वहां भी सरकार है और यहां पर कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलेगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो पहले बीजेपी के पास था, कांग्रेस के पास है, नवंबर में वहां चुनाव है और बीजेपी वहां चाहती है कि वहां पर सरकार बन जाए। राजस्थान की बात की जाए तो दिसंबर में चुनाव है और बीजेपी यहां भी चाहेगी कि यहां पर मौका उसे मिल जाए। मिशन 2024 की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का मिशन है और 14, 19, 24 के में जीत की तैयारी, क्योंकि 2 चुनाव बंपर जीते, तीसरी बार भी चाहेंगे कि जीत जाएं। (24x7) काम करती है। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, नीचे तक संगठन का जाना, संगठन मंत्रियों के दौरे, बाकी बाहर के लोग आते हैं, लगो देखो क्या क्या काम हो रहा है, बाकी संगठन पूरा लगता है। तो हमारी संगठन 24/7 मशीन के रूप में चलती है। 2014 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद से बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में नजर आई है। पार्टी के आम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता पीएम मोदी तक लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसे में कल जब दिल्ली में बिना समय गंवाए पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी पर 2 दिन का मंथन शुरू किया तो किसी को हैरानी नहीं हुई। बीजेपी के सामने अगले साल पहला मिशन त्रिपुरा होगा, जहां 2018 में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी। फरवरी में ही मेघालय और नागालैंड में भी चुनाव होंगे। अगले साल बीजेपी शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश चुनाव होना है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनौती भी है, जहां बीजेपी के हाथ से कांग्रेस सत्ता छीनने में कामयाब रही थी। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी लगातार 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब नजर 2024 पर है। विपक्ष के बिखराव और बीजेपी की चाक चौबंद तैयारी से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि बीजेपी के लिए मिशन 2024 बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ मेरी सहयोगी गोपी जुड़ रही हैं इस वक्त गुजरात से। गोपी, एग्जिट पोल तो हमारा आ गया। एग्जिट पोल हमारा अक्सर एग्जैक्ट पोल भी निकलता है और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कहा जा रहा था कि मैसेज चला जाएगा अगर यहां कुछ गड़बड़ हो गया तो। मैसेज अच्छा गया है। 24 की तैयारियों की शुरुआत की बात की जा रही है। कितना इंपॉर्टेंस देखती हैं आप? वैसे तो 3 जगह चुनाव थे, लेकिन गुजरात की भूमिका कितनी देखती हैं जब हम 2024 की बात करते हैं?
बिल्कुल, देखिए गुजरात की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है। प्रधानमंत्री और अमित शाह अगर दोनों को मिला के देखें तो 50 से ज्यादा रैलियां उन्होंने गुजरात के अंदर की है इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो तीसरा फैक्टर था वो अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है कि दो ही पार्टियां चलती है चुनाव में, लेकिन ये तीसरा फैक्टर आया, ये किसे डैमेज कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिख रही थी, तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्ष के तौर पर है उसे भी काफी ज्यादा, एग्जिट पोल में अगर देखेंगे तो कांग्रेस को भी काफी ज्यादा डैमेज होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 24 के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुजरात जो है, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिसे प्रयोगशाला कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गोपी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हम हिमाचल का रुख करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे। वहां भी सीटों का आंकड़ा जो है वो आपको ग्राफिक जरिए दिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हिमाचल की वादियों में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उम्मीदों की बर्फ जो है वो जम सी गई है। किसका राज तिलक होगा? हमारा सर्वे कहता है कि बीजेपी को 42% वोट मिला है, कांग्रेस को 44% वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को 2%, अन्य के खाते में 12% वोट गया है। अब अन्य की भूमिका भी हो सकता है कि इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए इन चुनावों में, कौन अन्य को अपने साथ कर ले आता है। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो सीटों में क्या अंतर आ रहा है? वोट परसेंटेज तो हमने आपको दिखा दिया। सीट की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के पास कम से कम 24 सीट, अधिक से अधिक 34 सीट। कांग्रेस की बात करेंगे तो कम से कम 30 सीट, अधिक से अधिक 40 सीट जो है वो कांग्रेस के पास जाएगी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें मिल जाएंगी। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। सत्येंद्र, शिमला की वादियों में बर्फ जो जमी है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उम्मीदों पर भी, जो इतिहास रचने की उम्मीदें थी, उन पर भी बर्फ ना जम जाए। कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को, जिसे मानते हैं कि एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो सकता है, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अन्य की रहने वाली, क्योंकि बीजेपी कह रही है सरकार अभी भी हम ही बनाएंगे। देखिए शुभांकर, बिल्कुल आपने सही कहा, और बर्फ से आपने शुरुआत करी थी तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा आपको दिखा दूं, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं और हिमाचल में अगर बर्फ ना दिखे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है। सवाल आपने ये किया कि कौन आखिर हिमाचल का जो है सिरमौर बनेगा, तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, रिज मॉल है यहां पर, और इसके अलावा बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं जो हिमाचल के हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन चुनावों में पहली बार एक नारा लगा, कांग्रेस ने कहा राज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा रिवाज बदलेगा। रिवाज यह है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन हिमाचल की जनता ने क्या मन बनाया है? बहुत सारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? मेरे ख्याल में तो राज बदलेगा। राज बदलेगा। जो आज तक का एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी से लोग डरते हैं। एक दिमाग में घुसा हुआ है कि सरकार बनती भी रही हुई तो बीजेपी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस का। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर छोटे मोटे मार्जिन के साथ बीजेपी पीछे रह जाती है तो शायद वो सरकार बना लेंगे। पर जो इस बार इलेक्शन के अंदर मेन 3-4 पॉइंट्स थे जो लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, एक तो ये था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लोग मांग रहे थे, एम्प्लॉयज मांग रहे थे, और एनपीएस का बड़ा भारी जो है वो जोर था। नंबर 1 इशू ये था। नंबर 2 था ये जो सेना के अंदर भर्ती है, और नंबर 3 इशू था ये जो है। ठीक है सत्येंद्र, इन वादियों में तो फिलहाल बर्फ जमी हुई है, मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसके चेहरे पर खुशी झलकेगी ये हम 8 तारीख को सबसे पहले आज तक पर जब नतीजे दिखाएंगे उस वक्त आज तक के दर्शकों को बता देंगे। एमसीडी चुनावों और गुजरात हिमाचल चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नतीजों का इंतजार है। उधर एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए दिल्ली के लोगों को बधाई दी है। कहा कि यह दिल्ली की जनता का विश्वास है, और एमसीडी चुनावों के एग्जिट पोल पर अरविंद केजरीवाल का पहला बयान सामने आया। कहा कि दिल्ली के लोगों को बधाई, उनके विश्वास को हम कायम रखेंगे। आम आदमी पार्टी इस बार एग्जिट पोल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और यह माना जा रहा है कि 15 साल के बीजेपी के एमसीडी शासन के बाद अब आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि दिल्ली के दंगल यानी एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी का मंगल होता दिख रहा है।
आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। अनुमान बताते हैं कि एमसीडी में बीजेपी का 15 साल का शासन जो है वो खत्म होने वाला है और अब एमसीडी में भी केजरीवाल का शासन होगा। एमसीडी के चुनाव में क्या दिल्ली में चल गई है झाड़ू? क्या अब दिल्ली के साथ साथ एमसीडी पर भी आपका कब्जा होगा? क्या 15 साल बाद दिल्ली ने एमसीडी में परिवर्तन का जनादेश दे दिया? दरअसल दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद और परिणाम से पहले इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के खेमे को खुशियों से भर देने वाले हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने नगर निगम के 250 वार्ड पर 34,505 सैंपल साइज का सर्वे किया। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 69 से 91 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस का तो दिल्ली में वजूद ही खतरे में आ गया है, उसे सिर्फ 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। कुल मिलाकर आपको पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसा 15 साल बाद होगा जब एमसीडी से बीजेपी का शासन हटेगा। बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। उसने दिल्ली सरकार की ओर से सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए तीनों निगमों को एक किया था, मगर एग्जिट पोल कह रहा है कि वो एकजुट एमसीडी सीधे आम आदमी पार्टी के हाथों में जा रही है। मुझे लगता है आशा के साथ ही हमने इस चुनाव को लड़ा है, लेकिन हाँ, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, यदि ये सही निकले तो ये वाकई हमारे लिए चिंता का एक विषय होगा। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं इनको स्वीकारूंगा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि आप जो कितना टोटल दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्ट कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इस इलेक्शन में, तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। बात की जाए अगर वोट फीसदी की तो आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी के खाते में 35% वोट जा सकते हैं, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 10% वोट आ सकते हैं और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, ये पूरा देश है। देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि पहाड़ी राज्यों के वोटर्स, पंजाबी और बंगाली मतदाताओं ने भी बीजेपी को झटका ही दिया है। खासकर पंजाबी और साउथ इंडियन वोटर्स ने अपना साथ आम आदमी पार्टी को दिया है। हमारा बेहतर हो सकता है, लेकिन अब जो भी एग्जिट पोल है अब उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़ाई जैसे शुरू हुई थी, जिस प्रकार से लगता था कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल ये क्लीन स्वीप करेंगे, तो वैसा तो दिख नहीं रहा है। 150 या 151 जिसको आए उसका 151 वाले का मेयर बनेगा दिल्ली का। अब जो भी होता है उसको स्वीकार करना है। कहते हैं बीजेपी को चुनावों में महिलाओं का साथ ज्यादा मिलता है। कहा जाता है कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं, मगर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में महिलाओं ने भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक
आम आदमी पार्टी को 46% महिलाओं ने और 40% पुरुषों ने वोट दिया है, जबकि बीजेपी को महिलाओं के वोट सिर्फ 34% और पुरुषों के 36% वोट मिले। कांग्रेस को महिलाओं ने 9% और पुरुषों ने 11% वोट किया, जबकि अन्य को 11% महिलाओं ने और 13% पुरुषों ने वोट किया। उदासीनता भारतीय जनता पार्टी को लेके थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया था, और उत्साह आम आदमी पार्टी को लेके था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चुनाव के लिए एक ऐसी गारंटी और एक ऐसा विजन लोगों के सामने रखा कि जिसके नाम पर लोगों। और दूसरी चीज, हम जुमला पार्टी नहीं है, हम झूठा पार्टी भी नहीं है, हम गारंटी पार्टी है। कह सकते हैं कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को पहली पसंद माना है। अब अगर एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम में परिवर्तित करते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये सियासत का नया अध्याय साबित होगा, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की बुनियादी व्यवस्थाओं की बर्बादी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ती रही है। लेकिन अब एमसीडी के चुनाव में एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की आंधी चली है। अब अगर यही परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी को ये विस्तार देगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। एमसीडी को लेकर एग्जिट पोल में जीत के आंकड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का आभार जताया है। एग्जिट पोल के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज तक से खास बातचीत की। ये बातचीत आपको सुनाते हैं। ये सर, सबसे पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो आज तक इंडिया टुडे का एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें रुझान सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, एग्जिट पोल के नतीजों से एक चीज साफ हो जा रही है कि एमसीडी में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को खूब वोट दिए हैं, उससे समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनने वाली है। तो मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी और काम करने की राजनीति पर भरोसा जताया है। साथ ही साल 2017 की बात करें तो 53.55% वोटिंग हुई थी, 50% वोटिंग हुई है साल 2022 के एमसीडी चुनाव में। नुकसान किस दल को ज्यादा देख रही है, आम आदमी पार्टी जो कम वोटिंग हुई है? देखिए, नुकसान और नफा किस दल को है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब मेरे लिए यह है कि दिल्ली की जनता ने, एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखें तो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोपों के बारे में जोर से कह दिया है कि ये सब झूठ बोल रहे थे। ये लोग दिन रात आरोप लगा रहे थे, ये लोग दिन रात झूठ बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, सत्येंद्र जैन ने ये कर दिया। दिल्ली की जनता ने भरोसा किया कट्टर ईमानदारी पे, और आज ये साबित हो गया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो झूठ थे, सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठ हैं। दिल्ली में शराब घोटाले की जो कहानी थी वो पूरी तरह मनगढ़ंत मनोहर कहानियों की तरह से भारतीय जनता पार्टी लेके आई। दिल्ली की जनता ने उस पर कोई भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता ने केवल एक चीज पर भरोसा किया कि केजरीवाल जी और उनकी टीम कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, और उसी पर दिल्ली की जनता मोहर लगा रही है। लेकिन आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव राजनीति पर लोग जो है वो असर नहीं दिखाते हैं? ना सिर्फ असर नहीं दिखाते हैं, बल्कि लोगों ने एक तरह से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान है और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदारी को लोगों ने वोट दिया है और कट्टर बेईमानी को हटाया है। 15 साल से लोगों ने जो झेला है उसको लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने हटाया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है और केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी की राजनीति करते हैं। इस बात की मोहर है इस बात पे इनके। आप ये देखिए ना, इनके मेरे ख्याल से 7 या 8 मुख्यमंत्री इन्होंने एमसीडी के चुनाव में उतारे। इन्होंने 17 केंद्रीय मंत्री एमसीडी के चुनाव में उतारे, और दिन रात वीडियोस चला चला के 27 टीवी चैनल दिन रात बताते रहे। लेकिन दिल्ली की जनता ने किसी पे भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता ने कहा हम केजरीवाल जी को जानते हैं, केजरीवाल हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का भाई है, और वही हमारे लिए अब एमसीडी चलाएगा। तो ये जो नारा था केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, ये काम कर गया? नारे से ज्यादा ईमानदारी काम करती है। नारा में तो तभी जनता विश्वास रखती है जब पीछे ईमानदारी हो। जनता जानती है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, जनता जानती है केजरीवाल जी काम करते हैं, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठे आरोप लगा रही थी। ये सब जनता ने देख लिया, जनता जानती है।
अनुमान आप क्या लगा पा रहे हैं? एग्जिट पोल तो आपने सभी चैनल्स पे देख लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया का क्या आकलन है? क्या आप सहमत हैं कि 150 से 170 के बीच जो सीटें दिखाई जा रही हैं उतनी ही आएंगी, या उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, या उससे कम आ सकती हैं? देखिए, जब लड़ते हैं तो आप 250 सीटें जीतने के लिए लड़ते हैं। और जब एग्जिट पोल ये कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि अब 180 आ रहे हैं कि 140 आ रहे हैं, आप 125 से ऊपर आ रहे हैं। और दूसरे, अब आप सोच रहे हैं, अब हम सब लोग सोच रहे हैं कि अब दिल्ली का कूड़ा कैसे साफ करना है, ईमानदारी से एमसीडी में राजनीति का काम कैसे करना है। सर्वे में एक बात